1 घंटे बाद टेबल के सामने बैठा हुआ इंसान लॉयर चेन से बदलकर अब यूं जिंघाई हो चुका था। रूम का वाइब तुरंत चेंज हो गया, जैसे हवा भी थोड़ी ठंडी हो गई हो। जैसे ही यू जिंगाई का ड्राइवर अंदर आया, वो एक मेटल डिटेक्टर लेकर पूरा रूम स्कैन करने लगा। एक कॉर्नर, एक शैडो तक नहीं छोड़ा उसने। शंदाई ने बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ अपना फोन पॉकेट से निकाला, स्क्रीन ऑन की और सीधा यू जिंगाई के सामने रख दिया और बोला, रिकॉर्डिंग से डर लगता है ना? शंदाई की आवाज आइस कोल्ड थी। यू जिंगाई के यहाँ आने से पहले ही शंदाई ने सारी प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, लॉजिक, हर एक चीज मेंटली रिहर्स कर ली थी और इस वक्त वो यू जिंगाई से भी ज्यादा कंपोज लग रहा था। फिर वो आगे बोला, तुम्हें भी पता है ना, जो तुमने किया है वो शर्मिंदा करने वाला है। यू जिंगाई का चेहरा पूरा उतर चुका था। टेम्पल के बाद सफेद, आंखों के नीचे घने शैडोज। पिछले 1 साल में ही ये आदमी 10 साल और बुढ़ा लग रहा था। फैमिली का डाउनफॉल, डेब्ट का बोझ और खुद की स्टूपिड एरोगेंस, सब मिलकर इस आदमी का चार्म उखाड़ चुके थे। शंदाई ने अंदर ही अंदर सोचा, शनकिन इसे देखकर ना खुश होता, पर आयरनी ये थी कि शनकिन हमेशा उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है जिनको वो अपना कहता था। यू नेवर नो, यू जिंघाई ने ड्राई वॉइस में कहा, मैं सिर्फ सेफ्टी चेक कर रहा हूँ। इवन इफ यू रिकॉर्ड, तुम क्या बोलने वाले हो और तुम क्या कर लोगे? शंदाई बिल्कुल ब्लंट था। बोला, तुम रिकॉर्डिंग से इतना डरते हो तो शायद तुम्हें पता है कि तुम गलत हो। अब सिर्फ रूम में दोनों ही बचे थे, 2 लोग, 2 धोखे, 2 जिंदगियां जो एक दूसरे का विनाश बन चुकी थी। यू जिंघाई ने अपनी लाल आंखों से शंदाई को ऊपर नीचे देखा और बोला, एज एक्सपेक्टेड, यू जिंघाई के बेटे हो तुम। अपनी कैपेबिलिटी अच्छे से छुपा कर रखी थी तुमने। शंदाई ने सामने सोफे पर बैठे हुए पूछा, ये तारीफ है या बेइज्जती? यू जिंघाई ने हंसकर कहा, तारीफ ही समझो। मैं तो सोचता था कि यू फैमिली को जाओ वे सेव करेगा, पर वो तो एक स्पॉइल्ड मेस निकला। सब चाहिए पर कुछ संभाल नहीं पाया। फिर उसने थोड़ा झुककर बोला, तुम मुझसे बेहतर निकले। तुमने जू फैमिली को एक टॉप अल्फा दे दिया। वो सब मेरे डैड का टैलेंट है। शंदाई ने फेक मुस्कुराहट के साथ बोला, जहां वो तुम पे कामयाब नहीं हुए इसलिए मुझे फॉल नहीं होने दिया। शनकिन का नाम सुनते ही यू जिंघाई का चेहरा फिर से स्टिफ हो गया। गिल्ट, गुस्सा, शर्म, सब मिक्स। शंदाई ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए पूछा, बताओ, क्या रिग्रेट होता है अब कि तुमने मुझे कभी एक सन की तरह नहीं ट्रीट किया और आज तुम देख रहे हो कि मैं कहाँ हूँ? फिर हल्का सा स्माइल में जहर मिला हुआ था। देन थोड़ा टिल्ट करके, तरीका ऑलमोस्ट कैजुअल पर शब्द तीखे, बोला, तुम्हारी फैमिली के गिरने पर मुझे खुशी नहीं हुई, पर हाँ, एक सुकून है। हाफ ब्लड शेयर तो है ना तुम्हारा, तो मेरी जीत में तुम्हारा थोड़ा हिस्सा नॉर्मल ही है। शंदाई ने थोड़ा सा लाफ किया, कोल्ड, कटिंग। फिर बोला, पर तुमने सारी मेहनत गलत जगह लगाई। यू आर एरोगेंट, यू जिंघाई ने टीथ प्रेस करके बोला। शंदाई ने आगे लीन करते हुए कहा, टोन और ठंडी हो गई। बोला, यू थिंक जू फैमिली मुझे इसलिए लाई क्योंकि उन्हें मेरी परवाह थी? फिर वो एक ट्विस्टिंग ब्लो देते हुए बोला, सच बताऊं, पहले तो जू फादर और सन मुझसे बचते फिर रहे थे, लेकिन आज मुझे खुद जू मोयो ने बुलाया इंटरव्यू के लिए। फिर धीरे से कंट्रोल्ड एंगर के साथ वो बोला, और एक बात बताऊं, तुमने जैसे ही जू शन को क्यू के फेरोमोन लेवल बताए, उन्होंने मुझे फोर्स करके उसकी कस्टडी मुझसे छीन ली। यू व्हाट? यू जिंघाई का चेहरा शॉक में फ्रीज ही हो गया। शंदाई की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों फ्लैश हुआ। बोला, तुम्हें लगता है जू मोयो ने एंगेजमेंट तोड़ दिया, हमें घर वापस लाया सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए, क्यू का नाम सही करने के लिए? फिर उसका टोन और कोल्ड हो गया। बोला,
जब उन्हें क्यूक्यू का रैंक पता ही नहीं था, तब तो वो सिर्फ क्यूक्यू को रखना भी नहीं चाहते थे, सिर्फ थोड़े पैसे देकर हमें भेज देना चाहते थे। जाओ जियाओचू का नाम बीच में आया, एक फ्लैश ऑफ बिटरनेस के साथ। वो आगे बोला, जाओ जियाओचू ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए डिवोर्स हुआ। लेकिन डिवोर्स के बाद भी चाहे क्यूक्यू एस रैंक अल्फा हो, जू फैमिली मुझे अपने घर का हिस्सा नहीं बनाएगी। उनका सॉफ्ट बिहेवियर वो सिर्फ बच्चे के लिए है। तुमने जो एक्सपोज किया है उसके बाद अब तो वो एक्टिंग भी नहीं कर रहे। यू जिंगहाई कंफ्यूज्ड होकर उसे देखता रहा। शेंदाई ने लास्ट ब्लो देते हुए कहा, मैं धीरे धीरे अपना गोल अचीव कर सकता था, पर तुमने सब बर्बाद कर दिया। वो थोड़ा और लीन होके आंखों में चुभने वाला ट्रुथ डालकर बोला, मेरे पास कस्टडी नहीं है और जू फैमिली मुझे कभी भी साइड कर सकती है। यू जिंगहाई को यकीन नहीं आया। उसने नैरोड आईज से पूछा, इम्पॉसिबल, मुझे दिख रहा है जुमोयू तुम्हारी केयर करता है। ये दिनों वो तुम्हारा डेब्ट सेटल करने में लगा हुआ था, मैंने देखा था। शेंदाई ने थोड़ा सिनिकली लाफ करते हुए कहा, फीलिंग्स? तुम्हें भी मेरे डैड के लिए फीलिंग्स थी, है ना? पर क्या तुमने उनसे शादी की? नहीं ना, आखिर में तुमने स्टेटस ही चूज किया। ये लाइन सीधा यू जिंगहाई के ईगो पर चोट थी। वो अपने डिफेंड में बोलना चाहता था, पर बोल ही नहीं पाया। शेंदाई ने हल्का सा लीन बैक किया, वॉइस धीमी पर कातिल। बोला, जब जुमोयू को लगेगा कि ये केस सॉल्व करना महंगा पड़ रहा है, तो वो मुझे ड्रॉप कर देगा। आखिर मैं कितने का हूँ? उसने खुद कहा था, मेरे नाम पर कुछ नहीं, डेब्ट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, मैं जीरो एसेट्स वाला बंदा हूँ। और जब वो छोड़ देगा तब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यू जिंगहाई का फेस और ज्यादा डार्क हो गया। फाइनली वो टीथ ग्राइंड करते बोला, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारी मदद भी और मेरी भी। शेंदाई की आवाज बिल्कुल ठंडी थी, जैसे कोई फीलिंग्स बची ही ना हो। आगे बोला, मैं अपनी बाकी जिंदगी कर्जे में नहीं गुजारना चाहता। जू फैमिली के मुंह देख देख कर जीना भी नहीं चाहता। अगर कल को उसने मुझे छोड़ दिया और मेरे क्यूक्यू से कोई लीगल रिलेशन भी नहीं रहा, तो मैं लिटरली सब कुछ खो दूंगा। यू जिंगहाई ने धीरे से सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही सोचा तुमने। शेंदाई ने अपनी नफरत छुपाई नहीं। बोला, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ तुम बिल्कुल बर्बाद हो जाओ, पर अब इस वक्त हम दोनों एक ही बोट में हैं। अगर तुम जू फैमिली से पैसा निकालना चाहते हो तो की मैं नहीं हूँ, बल्कि की क्यूक्यू है। बच्चा 3 साल का होने से पहले जब तक माँ चलने फिरने की कैपेसिटी न खो दे, कोई भी बच्चे को अलग नहीं कर सकता। क्यूक्यू मेरे साथ ही रहेगा। यू जिंगहाई की आंखें तुरंत चमक उठी। वो थोड़ा झुकते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? शेंदाई ने आवाज और नीचे कर दी, जैसे हर लफ्ज एक वेपन हो। बोला, मैं अभी कहीं नहीं जा सकता, मेरे पास पैसा भी नहीं है। मैं अभी भी जुमोयू के घर पे ही रह रहा हूँ। तुम पहले मेरे लिए एक हिडन जगह अरेंज करो, मुझे और क्यूक्यू को वहाँ सेटल करवाओ। चाहे तो हमें अब्रॉड भी भेज सकते हो, तभी सिर्फ तुम्हारे पास जू फैमिली के साथ निगोशिएशन के लिए रियल चिप्स होंगे। एक छोटा सा पॉज देने के बाद वो बोला, और पैसा 50-50 बांटना चाहिए। यू जिंगहाई ने जबड़ा कस लिया, निगाहें नीचे कर ली। क्लियरली दिमाग में कैलकुलेशन चल रही थी। शेंदाई ने एक एक शब्द भारी करके बोला, यू जिंगहाई, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो बस देखते रहो। मान लो जुमोयू मेरी लॉ सूट में मदद कर भी दे, तो केस तो सालों तक लटकाना नॉर्मल ही है ना। और मान लो जीत भी गया, अगर जू फैमिली ने मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो मुझे बेच कर भी तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। उसकी आंखों में क्लैरिटी थी, दर्द नहीं। बोला, उन्हें सिर्फ बच्चा चाहिए। यू जिंगहाई ने गहरी आवाज में कहा, तुम सही कह रहे हो।
शंदाई की आंखों में एक ठंडी चमक फ्लैश हुई। बोला, मैं पूरा प्लान बनाऊंगा। ठीक है, ज्यादा डिले मत करना। इतना कहकर शंदाई उठ खड़ा हुआ। उसने देखा यू जिंगहाई अभी भी सोच में डूबा था। उसके दिल में पुराना गुस्सा, नया गुस्सा सब एक साथ उबल रहा था। ये आदमी उसके सारे दर्द का सोर्स जो था। यू जिंगहाई उसे यूज करना चाहता था और शंदाई उसे जेल भेजना चाहता था। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। दोपहर में शंदाई हॉस्पिटल गया अपनी ग्रैंडमा से मिलने। शैनकिन अभी तक सब कुछ से अनजान था। उसने कभी ये नहीं बताया कि वो खुद जाकर यू जिंगहाई के सामने शो ऑफ कराया था, पर मूड देखकर ही समझ आ रहा था कि वो काफी खुश था। शंदाई के साथ उसका वो ऑलमोस्ट फ्लैटरिंग बिहेवियर, बार बार पूछना कि क्यों 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 कब ला रहे हो। उसकी आंखों में दौलत, रुतबा और इज्जत के बेशुमार सपने चमक रहे थे। शंदाई ने बस कामली जवाब दिया। अब उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, शैनकिन बस ग्रैंडमा के लास्ट डेज ढंग से संभाल ले। जिस दिन ग्रैंडमा चली जाएगी उस दिन के बाद शैनकिन से सिर्फ स्टैट्यूटरी एलिमनी तक ही सीमित हो जाएगा उसका रिश्ता। ग्रैंडमा की कंडीशन और बिगड़ रही थी। उनके जागने के मोमेंट्स कम होते जा रहे थे। शायद वो जू शेन के बोले हुए टारगेटेड ड्रग ट्रायल तक भी ना पहुंच पाए। शंदाई जानता था ऐसी ट्रीटमेंट्स का मतलब सिर्फ एक ही होता है, दर्द के साथ जिंदगी को थोड़ा और खींचना। और उसके दिल में वही कॉन्फ्लिक्ट था जो हर इंसान के दिल में होता है जब अपना कोई जाने वाला होता है। वो चाहता था ग्रैंडमा जिंदा रहें और साथ ही चाहता था कि उन्हें और दर्द भी न झेलना पड़े। जब शंदाई थका हुआ सा, बॉडी और दिमाग दोनों से एग्जॉस्टेड अपार्टमेंट वापस आया तो रात के 9 बज चुके थे। जैसे ही उसने डोर खोला, एक हल्का सा इबोनी फेरामोन हवा में घुला हुआ महसूस हुआ। लिविंग रूम के एंड में बड़ी सी फ्रेंच विंडो के सामने जुमोयू खड़ा था, क्यू को गोद में लिए हुए। नीचे शहर की ट्रैफिक लाइट्स स्लोली ब्लिंक कर रही थी। ग्लास पर फादर सर दोनों अपनी छोटी उंगलियों से सांस का फॉग बना रहे थे। एक बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल वार्म पेरेंट चाइल्ड मोमेंट। ऐसे सीन जो किसी को भी सॉफ्ट कर दे। फुटस्टेप सुन के जुमोयू ने मुड़कर देखा। शंदाई को देखते ही उसकी ब्रोज के बीच एक हल्की सी हिचकिचाहट आई। ऐसी एक्सप्रेशन जो शायद इस टॉप लेवल अल्फा के चेहरे पर कभी आई ही नहीं थी। वो पल भर में चली भी गई। क्यों जो बिल्कुल अल्फा लाइक कॉन्फिडेंस के साथ अपने डैड जुमोयू के पास बैठा था, तुरंत शंदाई की तरफ बढ़ा, छोटी छोटी उंगलियों से उसे पकड़ने की कोशिश करता हुआ, जैसे हर बार होता था। जैसे कोई पपी अपने ओनर को देख के एक्साइटेड हो जाता है। शंदाई ने क्यू को बाहों में लिया, थोड़ी देर प्यार से कोएक्स किया, फिर उसे नैनी के हाथ में दे दिया। उसे पता था जुमोयू उससे कुछ बात करना चाहता है। जुमोयू आकर उसके पास बैठ गया। आवाज थोड़ी लो थी। बोला, अदाई, आज का काम खत्म हो गया? शंदाई ने सीधा जवाब दिया। लॉयर चंद ने तुम्हें रिपोर्ट तो दे ही दी होगी ना? हाँ। जुमोयू ने पॉज लिया, फिर बोला, मुझे 2 बातें करनी है, एक ग्रैंडमा के बारे में और एक यू जिंगहाई के बारे में। तुम कौन सी पहले सुनना चाहोगे? शंदाई ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। टारगेटेड ड्रग ट्रायल का कोटा जो जू शेन ने मेंशन किया था? हाँ। जुमोयू ने हेड नॉड करते हुए कहा। सब रेडी है, बस ट्रीटमेंट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे। ये मेडिसिन काफी इफेक्टिव है, ग्रैंडमा की लाइफ डेफिनेटली एक्सटेंड हो सकती है। शंदाई ने अपने हाथ फोल्ड किए, फिर अननोइंगली उन्हें टाइट कर लिया। दिल में एक डल पेन उठा, आवाज धीमी हो गई। बोला, मैं नहीं जानता। क्या? जुमोयू थोड़ा झुक कर बोला, मैं समझा नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं ये डिसीजन ग्रैंडमा के लिए लेने का हक रखता हूँ या नहीं। शंदाई ने आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में ग्रैंडमा का चेहरा उभर आया। एक औरत जो वेल्दी फैमिली में पैदा हुई थी, हमेशा ग्रेसफुल रही, चाहे छोटा सा रेंटेड हाउस ही क्यों ना हो। घर में रोज फूल होते, लेकिन
फैमिली का डाउनफॉल, बेटे का बिट्रेयल, पति की मौत और फिर ये लंबी इलनेस। जिंदगी ने उन्हें ऑलरेडी बहुत तोड़ दिया था। क्या वो और जीना चाहती होंगी इस दर्द के साथ? शेंदाई को नहीं पता था। जुमोयू ने धीरे से शेंदाई के शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोला, मैं समझ रहा हूँ। उसकी आवाज अनयूजुअली जेंटल थी। वो आगे बोला, तुम्हें अभी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं। मैं एक्सपेरिमेंटल टीम से तुम्हारी बात अरेंज करवा दूंगा। उनसे प्लान डायरेक्टली सुन लो कि वो ग्रैंडमा के लिए क्या क्या कर सकते हैं। शायद तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी मिले। शेंदाई ने जुमोयू की तरफ देखा। दिल के किसी कोने में एक छोटी सी वार्मथ महसूस हुई। जुमोयू की आंखें तुरंत ठंडी हो गई। बोला, अब यू जिंघाई की बात करते हैं। एक्विजिशन से पहले और बाद उसने काफी एसेट्स सीक्रेटली ओवरसीज ट्रांसफर किए हैं। डोमेस्टिक बैंकरप्सी के बाद भी उसके पास बाहर इतना पैसा है कि पूरी फैमिली आराम से जी सके। लेकिन वो जुआंघाई में ऐसे ही खत्म नहीं होना चाहता। अभी भी पलटने की लास्ट कोशिश कर रहा है। जुमोयू ने कामली कंटिन्यू किया, पर टोन शार्प था। बोला, मैंने बेस्ट लीगल टीम हायर की है जो उसके फॉरेन एसेट्स स्पेशली कंट्री एम में डिटेल में ट्रैक कर रही है। उसके मल्टीपल शेल कंपनीज हैं, अफिलिएशंस हैं और काफ़ी चीज़ें जो लॉ के अगेंस्ट जाती हैं। मैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह लॉ सूट्स फायर करूंगा। इस बार सीधा उसकी लाइफ लाइन पर वार करूंगा। शेंदाई ने थोड़ा सोचते हुए बोला, सच में? अगर ये सब सच हुआ तो जुमोयू जो कर रहा था वो सिर्फ यू जिंघाई को जेल भेजना नहीं था, वो उसे पूरी तरह तोड़ना था। पहले मैं उसके साथ हमारी पुरानी दोस्ती की वजह से रुक गया था। जुमोयू की आंखों में बिल्कुल कोई सॉफ्टनेस नहीं बची थी। वो आगे बोला, उसने और यू बायुए ने मुझे बार बार हरास किया, फिर भी मैंने छोड़ दिया। उसने शेंदाई की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन जिस दिन उसने तुम पर हाथ डाला उस दिन उसने अपनी खुद की कब्र खोदनी शुरू कर दी। आवाज लो थी पर इंटेंट क्रिस्टल क्लियर था। बोला, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। शेंदाई ने जुमोयू को देखा और धीरे से पूछा, यू जिंघाई ने तुम्हें काफी बार हरास किया है? हाँ, जुमोयू ने बिना घुमा फिरा कर जवाब दिया। फिर आके बोला, उसने मुझसे पैसे उधार मांगे, फंडिंग अरेंज करवाने को कहा, प्रोजेक्ट्स में पार्टनरशिप के लिए फोर्स करता रहा। मैं हमेशा इग्नोर करता रहा। उसकी टाइट जॉलाइन और क्लेंच्ड मसल्स इस वक्त उसकी डिस्गस्ट को क्लियरली दिखा रहे थे। शेंदाई ने कामली पूछा, क्या ये एक्सटॉर्शन नहीं माना जाता? अभी के लिए नहीं। जुमोयू की आवाज ठंडी थी। बोला, क्योंकि एविडेंस नहीं है, इसलिए वो भी ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करता। शेंदाई ने थोड़ा सोचते हुए कहा, फॉरेन एसेट्स के क्लूज ढूंढना मुश्किल होता होगा ना? जुमोयू की आंखों में शार्प कोल्डनेस थी। बोला, इसीलिए मैं लॉ सूट्स का चेन यूज करूंगा। उसे कंट्री के अंदर ही फंसा के रखूंगा। वो भाग भी नहीं पाएगा। और जब कोई आदमी घुटने लगता है तो वो अपनी सबसे कीमती चीज एक्सचेंज करता है। और अगर उसने और आगे बढ़ने की हिम्मत की तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उसकी लास्ट डिग्निटी तक छीन लूंगा। शेंदाई थोड़ा झुक गया। फिर उसने धीरे से पूछा, और यू बायुए का क्या? जुमोयू का एक्सप्रेशन तुरंत टेंस हो गया। बोला, वो यू जिंघाई का बेटा है। उसे भी वही प्राइस चुकाना पड़ेगा जो यू जिंघाई के कंट्रोल से बाहर होंगे। फिर थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए उसने कहा, जो उसने कंपनी में मुझे ब्लॉक किया था वो भी यू जिंघाई के कहने पर था। अगर पब्लिक इमेज का डर ना होता तो मैं उससे मिलता भी नहीं और हमारा कोई लेना देना नहीं। यू बायुए का नाम जुमोयू के लिए एक मिरर बन चुका था अपने पास्ट को देखने का। उसे थोड़ी गिल्ट हुई और उसे फेस करना पड़ा। कभी बिना झिझक के बोल देना कि आई लाइक यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, और अब ये बिल्कुल बेरुखी। जुमोयू की फ्लिकलनेस शेंदाई को ठंडी हवा जैसी लगती थी। जुमोयू ने गहरी सांस ली, फिर सीधा शेंदाई की आंखों में देखते हुए बोला, अताई, मुझे पता है
तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। मैंने पहले बहुत गलतियां की हैं और इस बार तुम और क्यू भी इन्वॉल्व हो गए। मुझे एक और चांस दो, मुझे प्रूव करने दो कि मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। शंदाई की आंखें इंस्टिंक्टिवली थोड़ी सी डॉज हुई, पर जुमोयू रुका नहीं। बोला, यू जिंघाई का इशू सॉल्व होने के बाद मैं क्यू की कस्टडी का मैटर भी हैंडल करूंगा। जो प्रॉमिसेस मैंने तुमसे किए हैं मैं सब पूरे करूंगा। तुम शायद देख नहीं पा रहे, पर जो भी मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ क्यू के हायर होने के लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए है, हमारी फैमिली के लिए है। शंदाई का दिल बिल्कुल भी अनअफेक्टेड नहीं था। जुमोयू जैसे आदमी का बार बार अपना स्टेटस नीचे लाना, हर स्टेप पर कंसेशंस देना, जैसे वो अपनी टेरिटरी सरेंडर कर रहा हो, ये सब दिखाता था कि उनके बीच ऑफेंस डिफेंस का बैलेंस बदल रहा है। उस रेनी नाइट को जब उन्होंने साथ एपिफिलियम देखा था, शंदाई ने सच में सोचा था कि शायद जुमोयू उसे पसंद करता है, चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे, चाहे माफ करे या ना करे। उस पल उसका फ्रोजन दिल थोड़ा सा हिल गया था, लेकिन क्यू के फेरामोन लेवल का सच फिर से उनके बीच बनने वाले उस वो फ्रजाइल ब्रिज को तोड़ गया। जुमोयू ने उसे बहुत महंगा दर्द दिया था और शंदाई के लिए न होना भरोसे से बेहतर था। जुमोयू ने शंदाई से कोई रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर वो पीछे हटने वाला भी नहीं था। जब उसे पता चला कि शंदाई ने बिना एनेस्थीसिया से उसका मार्क वॉश कराया था सिर्फ क्यू को बचाने के लिए, तो उसका दिल टूट गया था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि शंदाई ने कभी उसे बहुत डीपली प्यार किया था और इसीलिए उसने जो पेन दिया था वो भी उतना ही अनबियरेबल था। इस गैप को सिर्फ प्रॉमिसेस से और बेनिफिट से भरना सिर्फ डिल्यूजन था, नामुमकिन था। अब वो समझ गया था कि उसके पास अब पेशेंस भी है और सिंसियरिटी भी। आज पहली बार जुमोयू ने ये सच मान लिया। उसने धीरे से शंदाई की चिन ऊपर उठाई, नरमी से, जैसे किसी फ्रजाइल चीज को छू रहा हो, और बोला, अदाई, मेरी आंखों में देखो, मुझे लगता है तुम देख पाओगे कि मुझे सच में फीलिंग्स हैं, तुमने ही उन्हें जगाया है। उसकी आवाज काम थी। बोला, तुम अगर बिलीव नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, मैं बार बार कहूंगा और बार बार प्रूव करूंगा। शंदाई की सांस थोड़ी सी रुक गई। वो ब्लैंक सा बस जुमोयू के चेहरे को देखता रहा, जैसे क्रिएटर का बनाया हुआ परफेक्ट पीस। जुमोयू ने एक बिटर स्माइल दी और बोला, तुमने उस दिन सही कहा था। मेरे दिल के किसी कोने में मैं चाहता था कि तुम्हारे पास कुछ भी ना हो सिवाय मेरे, कि तुम सिर्फ मुझ पर डिपेंड करो, एक ओबीडिएंट ओमेगा बन के रहो। उसकी आवाज धीमी हो गई। वो आगे बोला, पर ऐसे तुम वो नहीं हो जो मैं चाहता हूँ। जब मैंने सोचा कि मैं तुमसे प्यार कब कर बैठा, तो वो टेम्पररी मार्क की वजह से नहीं था, ना इसीलिए कि तुम अचानक मेरी जिंदगी में आए। उसकी आंखों में एक क्लियर मेमोरी थी उस मीटिंग वाले दिल की। वो बोला, उस इन्वेस्टर मीटिंग में जब तुम स्टेज पर खड़े थे, तुम्हारी प्रोफेशनलिज्म, तुम्हारी एलोक्वेंस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, वो किसी अल्फा से कम नहीं था। तुम वहां चमक रहे थे। उसी पल जब तुमने मेरे सामने क्यू साइन किया, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, पजेस करना नहीं, पाना। जुमोयू ने उसका हाथ जेंटली पकड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ, अगर मैं तुम्हें अभी फोर्सफुली मार्क भी कर दूं, तुम सिर्फ मुझसे और ज्यादा नफरत करोगे। तुम कभी किसी के ओमेगा बन के नहीं जीना चाहते थे। मैं जानता हूँ, तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ खुद को बनाने की कोशिश थी। सिर्फ मैं ही नहीं जो तुम्हें वापस पाना चाहता है, तुम भी खुद को वापस पाना चाहते हो। शंदाई को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वर्ड्स जुमोयू के मुंह से निकल रहे हैं। जुमोयू ने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा, मैं प्यार करना सीख रहा हूँ। लेट शुरू किया, बहुत गलतियाँ की, पर मेरी लर्निंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने क्यू का ख्याल रखना सीखा, वैसे ही मैं प्यार करना भी सीख लूंगा। शंदाई ने धीरे से कहा, क्या ये सब मैडम ने सिखाया? हाँ, जुमोयू ने ऑनेस्टली माना,
पर अगर मैं खुद बिलीव न करता तो ये सब बेकार होता। उसने झुककर शनदाई के फोरहेड पर एक हल्का सा किस दिया और बोला, तुम अपनी जिंदगी नॉर्मली जियो, काम पर जाओ, क्यू के साथ रहो और मुझ पर भरोसा रखो। जू मोयो के जाने के बाद शनदाई बेबी के रूम में गया। नैनी ने क्यू को सुला दिया था। वो उसके पास बैठ गया और उसके पीसफुल सॉफ्ट स्लीपिंग फेस को चुपचाप देखता रहा। काफी देर तक उसकी आंखों में पहले बस खालीपन था, जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। फिर धीरे धीरे वो खालीपन क्लैरिटी में बदलने लगा और उसके बाद फॉर्मनेस में। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो खुद चुपचाप बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद होने दे। ये सेल्फ राइटिजियस लोग, चाहे जू फैमिली हो या यू जिंगहाई जैसे लोग, ये लोग उसकी लाइफ को अपना चेसबोर्ड समझ रहे थे। शनदाई अपनी जिंदगी में आने वाली हर इनजस्टिस को रिस्क असेस करके सह सकता था, पर एक चीज बिल्कुल भी नहीं कि कोई भी उसके बच्चे को हर्ट करे। कोई भी। यू जिंगहाई का मैसेज आने के बाद शनदाई ने काफी कुछ प्रिपेयर कर लिया था। हर चीज प्लान थी। सबसे पहले उसने यू जिंगहाई के साथ कम्युनिकेशन में जानबूझकर वेग लैंग्वेज यूज की, ऐसी बातें जो बाद में एविडेंस बन सके। उन्हें केयरफुली ब्लर कर दिया। उसने पूरी सिचुएशन को इस एंगल से फ्रेम किया जैसे यू जिंगहाई ने खुद उसे इनवाइट किया हो कि शनदाई क्यू को लेकर विजिट पे आए। फिर उसने चेंगजी माई और कुछ कलीग के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्पिटल जाने का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया। रीजन बनाया एनुअल फिजिकल एग्जामिनेशन का। पेपर ट्रायल क्लियर था। इससे प्रूफ होता था कि उसके पास पिछली रात की आइटरी को लेकर कोई एबनॉर्मल इंटेंशन नहीं थी। उसने हॉस्पिटल जाकर ग्रैंडमा से मिलते वक्त जानबूझकर डॉक्टर्स और नर्सेस के सामने चेंगजिन के साथ आर्ग्यूमेंट भी किया। वजह, उसका प्लान था कि वो ओपनली बोले कि वो यू जिंगहाई के घर क्यू को डिनर के लिए ले जाने वाला है। शनगिन बिल्कुल क्लूलेस था। उसे नहीं पता था कि उसकी हरकत, क्यू का फेरामोन लेवल सुन के यू जिंगहाई के सामने जाकर शो ऑफ करना, सब ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है। इसलिए शनगिन नेचुरली अब डर गया। वो किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि शनदाई यू जिंगहाई के घर जाए। उसे डर था कि यू फैमिली क्यू से गोल्ड पाउडर निकालने की कोशिश ना करे। पर शनदाई ने उसकी बात इग्नोर कर दी। उल्टा उसे थोड़ा सा कंफर्ट भी दिया, क्योंकि शनगिन अब भी उसके प्लान का एक नेसेसरी पीस था। सारी प्रिपरेशन के बाद, एक बिल्कुल नॉर्मल वर्किंग डे के बाद, शनदाई ऑफिस से घर आया और उसने क्यू को उठा लिया। नैनी से कैजुअली बोला, डिनर पे जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। फिर वो यू जिंगहाई के भेजे हुए कार में बैठ गया। यू जिंगहाई के बॉडीगार्ड्स ने पहले शनदाई को सबअर्ब्स के एक रिजॉर्ट होटल में ले जाकर सेटल किया। शनदाई ने काम ली, अपनी प्रिपेयर्ड शॉपिंग लिस्ट निकाली और बॉडीगार्ड को देते हुए बोला, बेबी प्रोडक्ट्स लेने के लिए। प्री मेडिटेशन दिखाने के लिए उसने जानबूझकर सिर्फ 1 डे बेबी एसेंशियल ही साथ लाए थे। नैनी बैग में भी बस वही था जो क्यू को एक दिन के लिए चाहिए था। उसने हर एंगल से एनालाइज किया था, क्या ये ट्रिक यू जिंगहाई को किडनैपिंग और ब्लैकमेल के ट्रैप में फंसाने के लिए काफी होगी। ऑफ कोर्स यू जिंगहाई स्टूपिड नहीं था, पर एक बात उसकी वीकनेस थी, वो हमेशा एनिमी को अंडर एस्टिमेट करता है। जो नैरेटिव शनदाई ने उस दिन उसे दिया था वो बिल्कुल मैच करता था यू जिंगहाई जैसे सेल्फिश एरोगेंट अल्फा की सोच से। एक ऐसा ओमेगा जो बच्चे को लेवरेज बनाकर अपनी सर्वाइवल सिक्योर करना चाहता हो। ये एग्जैक्टली वही स्टीरियोटाइप था जिसमें यू जिंगहाई बिलीव करता था। इसी वजह से यू जिंगहाई ने उस पर भरोसा कर लिया था। इस बेस के साथ यू जिंगहाई अपनी विजिलेंस धीरे धीरे लूज करेगा और शनदाई का प्लान क्रिस्टल क्लियर था। आज रात ही सब कुछ फास्ट, क्लीन, नो डिले, किडनैपिंग का सीन, हेल्प कॉल और फिर एविडेंस। उसे यू जिंगहाई और जू मोयो के बीच निगोशिएट करने का टाइम ही नहीं देना था, क्योंकि जैसे ही दोनों कनेक्ट करते यू जिंगहाई तुरंत होश में आ जाता। रही बात यू जिंगहाई के पैसे मांगने और एक्सटॉर्शन के एविडेंस की, शनदाई को पूरा यकीन था कि वो ऑलरेडी जू मोयो और जू शेन के पास होगा।
यूजिंग हाई कैसे रिफ्यूट करेगा, पुलिस इस सिचुएशन को कैसे डिफाइन करेगी। ये सब चीजें अब शेंदाई की सोचने की ही नहीं थी, क्योंकि वो खुद जानता था कि इस पूरे स्कैम में काफी लूप होल्स हैं। परफेक्ट प्लान नहीं था, एयर टाइट भी नहीं था, पर एक चीज क्लियर थी, जू फैमिली की लॉयर टीम और पीआर टीम इन सारे लूप होल्स को जैसे तैसे चाहे तो पैचअप कर सकती थी। यू जिंगहाई कन्विक्ट हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस इतना काफी था कि यू जिंगहाई पूरी तरह फंस जाए। कोर्ट, पुलिस, मीडिया, इन्वेस्टिगेशन, हर जगह। जब वो खुद को ही संभाल नहीं पाएगा तो शेंदाई का गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका होगा। शेंदाई ने अपना मोबाइल फोन ऑलरेडी रास्ते में गुमा दिया था। बॉडीगार्ड ने बेबी सप्लाईज खरीद कर ला दिए। उसने पहले क्यूक्यू को सेटल किया, उसे सुलाया, चेक किया, फिर घड़ी देखी। मिडनाइट हो चुकी थी। तब उसने होटल स्टाफ से एक मोबाइल बोरो किया और सबसे पहले ग्रैंडमा का नंबर पर कॉल किया। ग्रैंडमा मोबाइल यूज नहीं कर पाती थी, तो फोन शनकिन के पास ही होता था। और एग्जैक्टली वही हुआ। कॉल उठते ही दूसरी तरफ से शनकिन की थोड़ी इरिटेटेड आवाज आई। हेलो, मैं हूँ, शेंदाई ने धीरे से बोला। अदाई? शनकिन थोड़ा अलर्ट हो गया। बोला, अभी अभी मिस्टर जू ने हॉस्पिटल में किसी को भेजा था पूछने के लिए। बोल रहे थे कि तुम घर नहीं आए, फोन भी नहीं उठा रहे। मैंने कह दिया कि तुम यू फैमिली में डिनर पे गए हो। क्या अभी तक तुम वहीं हो? शेंदाई ने गहरी सांस ली और फिर वॉइस को जानबूझकर थोड़ा शकी रखते हुए बोला, मेरे साथ कुछ हो गया है। उसने धीरे से बोला, मैं पुलिस को कॉल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, बस ग्रैंडमा का नंबर ही याद था। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? क्या क्या हुआ तुम्हें? यू जिंगहाई ने क्या किया? शनकिन ने ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए पूछा। वो मुझे और क्यूक्यू को एक बहुत ही रिमोट होटल में ले आया है। बोला था यही वेट करो, पर खुद कभी आया ही नहीं। बॉडीगार्ड ने मेरा मोबाइल भी ले लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चाहता है। ये जगह बिल्कुल जंगल जैसी है। मुझे पता भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ। मैं बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा। शेंदाई ने जानबूझकर वॉइस में पैनिक मिक्स करते हुए कहा, पुलिस को करूं क्या कॉल? मुझे क्यूक्यू की सेफ्टी का डर लग रहा है। तुम बिल्कुल मत घबराओ। शनकिन ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा। वो ऑलमोस्ट घबरा गया था। नहीं, पहले मैं अभी मिस्टर जू को इन्फॉर्म करता हूँ, तुरंत। और कॉल कट हो गया। शेंदाई ने फोन वापस होटल स्टाफ को दे दिया। स्टाफ क्लियरली नर्वस था। सीसीटीवी के नीचे इधर उधर घूम रहा था। थोड़ी देर बाद नेक्स्ट रूम से बॉडीगार्ड बाहर निकला और कॉरिडोर में शेंदाई को देखकर फ्रीज हो गया। शेंदाई बिना कुछ बोले टर्न हुआ और रूम के अंदर भाग गया। अगले ही सेकंड डोर पे लाउड नॉकिंग हुई। बॉडीगार्ड की आवाज थोड़ी रूड, थोड़ी गुस्से में थी। बोला, तुम्हारा फोन कहाँ है? मिस्टर यू बोल रहे हैं कि तुम कांटेक्ट में नहीं आ रहे। खो गया। शेंदाई ने डोर के अंदर से ही बोला, मिस्टर यू कह रहे हैं कि तुम फोन उठाओ। शेंदाई की आंखें ठंडी पड़ गई। बोला, उससे पूछो वो चाहता क्या है। उसकी आवाज बिल्कुल फ्लैट थी। खुद बात करो। बॉडीगार्ड ऑलमोस्ट भड़क गया। क्लियरली यू जिंगहाई ने उसे डांट लगाई थी। जवाब में शेंदाई ने अंदर से डोर लॉक कर दिया। बॉडीगार्ड ने डोर पर 2-3 बार नॉक किया। जब उसे समझ आ गया कि शेंदाई डोर खोलने वाला नहीं है तो आवाज बंद हो गई। शायद स्टाफ को कॉल करने गया था। शेंदाई तुरंत क्यूक्यू के पास गया, जो नॉकिंग की वजह से जाग गया था। उसने धीरे से उसे शांत किया, फिर खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। बाहर फीकी सी मूनलाइट थी और उसके नीचे अंधेरा पहाड़ी जंगल, जहां रोशनी जाकर भी वापस नहीं आती। ये रिजॉर्ट होटल वाकई एक परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट था। टूरिज्म का ऑफ सीजन और ऑलमोस्ट कोई और गेस्ट भी नहीं दिख रहा था। ना गेस्ट, ना आवाज, ना मदद। शेंदाई ने अपने आप को काम रखा, बस वेट किया। उसे खुद नहीं पता था कि कौन पहले आएगा, यू जिंगहाई या पुलिस। तब अचानक बाहर से फिर आवाज आई। शेंदाई का दिमाग तुरंत चल पड़ा। अगर बॉडीगार्ड की कार्ड लेकर आया तो? पर अगले ही सेकंड उसकी सोच पूरी होने से पहले ही बैंग!
दरवाजा पर जोर से किक लगा। आवाज इतनी तेज थी जैसे शांत कमरे में बिजली गिर पड़ी हो। दरवाजे के साथ दीवारें भी कांप उठी और ऊपर लटका क्रिस्टल चैंडलियर भी खाड़ खाड़ करने लगा। शंदाई का दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ तो गलत हो रहा है। क्यों भी डर के मारे जाग गया। आंखें फैलाकर सीधा छत को देखता रहा, इसे रोना ही भूल गया हो। फिर बैंग, दूसरा किक और इस बार दरवाजा ही टूट गया। दो हट्टे कट्टे आदमी अंदर घुस आए। शंदाई ने क्यू को जोर से गले लगाया और चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? क्यू ने शंदाई का पैनिक फील किया और उसके कपड़ों को अपनी छोटी उंगलियों से पकड़ के जोर जोर से रोने लगा। एक आदमी दरवाजे के पास खड़ा हो गया लुकआउट के लिए। दूसरा काले कपड़ों में सीधा और तेज शब्दों में बोला, बच्चे का सामान उठाओ और हमारे साथ चलो। तुम कौन हो और हमें कहाँ ले जा रहे हो? बकवास बंद करो। उस आदमी की आवाज बिल्कुल ठंडी थी। बोला, तुम्हारे पास 2 मिनट है, पैकिंग करनी है तो करो वरना ऐसे ही चलना पड़ेगा। शंदाई का दिमाग एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। अगर वो अकेला होता तो शायद अभी भी सिचुएशन को हैंडल करने की सोचता, पर क्यू के साथ वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। उसने क्यू को स्टोलर में रखा और नैनी बैग में उसकी चीजों को एक एक करके डालने लगा। जानबूझकर टाइम डिले कर रहा था। तब दरवाजे के पास खड़े आदमी ने धीरे से बोला, कोई आ रहा है, चलना पड़ेगा। काले कपड़ों वाले आदमी ने एक हाथ से नैनी बैग छीना और गरज के बोला, चलो, रुको, मेरा कुछ और, चलो। उसकी आवाज और भी सख्त हो गई। शंदाई ने दांत भींच लिए, क्यू को उठाया और गेस्ट रूम से बाहर निकला। 2 लोगों के बीच उसे ऑलमोस्ट घसीट के इमरजेंसी स्टेयरवेल से नीचे ले जाया गया। नीचे एक वैन वेट कर रही थी। गाड़ी के अंदर बैठते ही क्यू फिर से रोने लगा। शंदाई को लगा जैसे उसका सर फट जाएगा। उसने पहले सिर्फ बच्चे को शांत करने पर ध्यान दिया। कुछ देर ड्राइव के बाद क्यू थोड़ा काम हुआ। शंदाई ने एक छोटी ब्लैंकेट से उसकी आंखों को ढक दिया और पास बैठे आदमी से धीमी आवाज में पूछा, क्या अब बात कर सकते हैं? काले कपड़े वाले आदमी ने मोबाइल निकाला, एक नंबर डायल किया और फोन शंदाई के हाथों में थमा दिया। शंदाई ने गहरी सांस ली और कॉल उठाया। बोला, कौन है? शेनकोंग, गुड इवनिंग। रिसीवर से आवाज आई, बहुत फेमिलियर थी, स्लो, थोड़ी सी लेजी, जैसे दुनिया का कोई बोझ उस पर हो ही ना। जू जू चेंग चैन। शंदाई का जिस्म का टेम्परेचर एकदम गिर गया। मेरा छोटा भतीजा ठीक है ना? जू चेंग ने इत्मीनान से पूछा। ज्यादा रोया तो नहीं, डरा तो नहीं होगा ना? तुम क्या करना चाहते हो? शंदाई ने दांत भींच कर पूछा। रिलैक्स। जू चेंग की आवाज बिल्कुल स्मूथ थी। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम्हारा प्लान कंप्लीट करने में। जू चेंग ने धीमी सी हंसी छोड़ते हुए कहा, साफ दिख रहा है तुमने कभी कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए तुम इतने बोल्ड नहीं हो। सीधी बात बोलो ना। ये कहते हुए शंदाई ने फोन को और जोर से पकड़ लिया, जैसे पतला सा स्क्रीन हाथ में ही क्रश कर देगा। जू चेंग ने आराम से कहा, यू जिंघाई ने मुझे कॉर्पोरेट करने को बोला। उसे लगा तुम और क्यू उसके हाथ में होगे तो वो मेरे भाई को भी प्रेशर में ले आएगा। फिर उसकी आवाज में एक फेंट सा अम्यूजमेंट आ गया। बोला, पर मुझे जैसे ही सुनने को मिला तो मुझे समझ आ गया कि तुम उसे सेटअप कर रहे हो। उसकी आवाज में हल्का सा ताना था। जब वो आगे बोला, वो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करता है, पर मैं नहीं, मैं तुम्हें उससे ज्यादा जानता हूँ। जू चेंग हंस पड़ा, फिर बोला, तुम मेरे भाई के सामने इतने सालों तक ओबीडियंट बन के रह सकते थे और मेरे सामने अपने क्लॉज दिखा सकते थे। देखने में एक नॉर्मल ओमेगा, पर काम एक से एक बढ़कर रूथलेस। शंदाई की आवाज बर्फ सी ठंडी थी। तो क्या चाहते हो? मुझे और मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया, अब क्या? किडनैप? जू चेंग ने ऑलमोस्ट हंसी दबाते हुए लेजीली कहा। तुम क्यों मुझे ब्लेम कर रहे हो? एक्चुअली तो वो यू जिंघाई है,
वैसे तुम्हारी मूव काफी स्मार्ट थी, तुमने तो उसे चलने लायक भी नहीं छोड़ा। बस प्रॉब्लम ये है कि तुम मेरे हाथ में और ज्यादा यूजफुल हो, उसने धीरे से ऐड करते हुए कहा। मैंने उस बॉडी गार्ड को भी उठवा लिया है और अब यूजिंग हाई कुछ भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। Isn't that exactly what you wanted? शंदाई के चेहरे पर एक पल के लिए कठोर सन्नाटा छा गया। जू चेंगचेंग की टोन सडनली ठंडी हो गई। बोला, पुरानी दोस्ती की बात कर रहा हूँ। जब उसे मेरे भाई के साथ मिलना था तब उसने मेरे बारे में सोचा भी नहीं। शंदाई ने सीधा पूछा, क्या तुमने जू मोयू से कांटेक्ट किया? अभी नहीं, जू चेंगचेंग का जवाब तुरंत आया। कब करोगे? शंदाई की नजर डैशबोर्ड के टाइम पर पड़ी। इस वक्त क्या जू मोयू पागल हो रहा होगा उसे ढूंढते हुए? ये सोचकर उसका सीना और भारी हो गया। जब वो काफी एंशियस हो जाएगा ना, तब, जू चेंगचेंग ने ठंडी सी हंसी के साथ कहा। गाड़ी का सफर बहुत लंबा लग रहा था। आखिर शंदाई को एक अजीब सी जगह पर ले जाया गया। कैपिटल के आउटस्कर्ट्स का एक छोटा सा कंट्री टाउन। लो राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग, ऑक्यूपेंसी हाई, ऊपर का टॉप फ्लोर। फ्लैट ज्यादा छोटा नहीं था, पर बिल्कुल खाली, बस बेसिक डेली यूज का सामान। ऐसा लग रहा था जैसे जल्दी जल्दी पैक किया गया हो। काले कपड़े वाले आदमी ने बोला, कुछ चाहिए हो तो लिस्ट बना दो, मैं ला दूंगा। शंदाई ने चारों तरफ देखते हुए बोला, पेपर पेन भी नहीं है, लिस्ट कैसे बनाऊं? तुम बस बोल दो, उस आदमी ने मोबाइल निकालते हुए कहा। मैं याद रख लूंगा। शंदाई ने धीरे धीरे क्यूक्यू की डेली नेसेसिटीज गिनानी शुरू की। फॉरेन ब्रांड्स, स्पेसिफिक मॉडल्स, स्पेशल फॉर्मूला मिल्क, मेडिकल ग्रेड वाइप्स। काफी चीजों के नाम सुनकर आदमी का चेहरा ब्लैंक हो गया। उसे लेटर बाय लेटर स्पेलिंग पूछनी पड़ी। शंदाई ने पेशेंटली सब रिपीट किया, साथ ही जानबूझकर बोला, कुछ चीजें महंगी हैं और सिर्फ स्पेसिफिक मदर एंड बेबी चेन स्टोर्स में ही मिलती हैं। रियलिटी ये थी कि वो जानता था क्यूक्यू के पास चीप सब्स्टिट्यूट्स भी थे और ये सब तो सिर्फ जू फैमिली प्रोवाइड करती थी। पर उसका मकसद कुछ और था। वो चाहता था कि अगर ये आदमी शॉपिंग के चक्कर में कोई ट्रेस छोड़ दे, कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई पेमेंट का रिकॉर्ड या कोई विटनेस जैसे स्टोर का स्टाफ, हर छोटी सी डिटेल फ्यूचर में एक रोप बन सकती थी। लिस्ट बनने के बाद शंदाई ने जानबूझकर ऐड किया कि ब्रांड्स बिल्कुल लिस्ट के अकॉर्डिंग ही लेना। बच्चे बहुत पिकी होते हैं, जो चीज उनकी आदत की नहीं होती तो खाते ही बीमार पड़ जाते हैं। काले कपड़े वाले आदमी ने लंबी लिस्ट देखकर बाहें चढ़ाते हुए घूरते हुए बोला, समझ गया। शंदाई क्यूक्यू के लिए मिल्क पाउडर बनाने चला गया। क्यूक्यू खाते वक्त बिल्कुल फोकस में नहीं था, इधर उधर देख रहा था। क्लियरली इस अनफेमिलियर जगह से अनईजी था। शंदाई उसे धीरे धीरे शांत कर रहा था, पर उसकी आंखें रूम के हर कोने को स्कैन कर रही थीं। कुछ ही देर में उसने एक चीज क्लियरली समझ ली कि एस्केप का कोई ऑप्शन नहीं है। वो क्यूक्यू के साथ एक भी रिस्क नहीं ले सकता था। उसे नहीं पता था कि जू चेंगचेंग जू मोयू के साथ कौन सा डील करने वाला है, पर उसे एक चीज पे पूरा यकीन था कि जू मोयू उसे ढूंढ लेगा। और जब ये सोचा तो वो खुद हैरान रह गया और उसे ये भी रियलाइज हुआ कि वो जिसका इंतजार कर रहा है वो पुलिस नहीं है, वो सिर्फ जू मोयू है। जब उसने अपने खुद के थॉट्स को पहचाना तो वो पहले थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि जिंदगी के सबसे पेनफुल और हेल्पलेस वक्त में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जू मोयू उसे बचाने आएगा। आखिर उस हाल में उसे जू मोयू ने ही तो डाला था। उसके दिल में जू मोयू का रोल सेवियर से ऑफेंडर का बन चुका था, और फिर भी इतनी नफरत और रेजिस्टेंस के बावजूद एक क्रिटिकल मोमेंट में उसे मानना पड़ा कि जू मोयू ही वो अकेला इंसान है जिसका सहारा वो ले सकता है। सब कुछ बदल चुका था, शायद काफी कुछ। उधर सिटी के अपार्टमेंट में जू मोयू सोफे पर झुक कर बैठा था। चेंग राउजे उसकी ब्लीडिंग फोरआर्म पर टिश्यू दबा रहा था, बिल्कुल चुपचाप। नैनी एक कोने में कांपती हुई बैठी थी।
लिविंग रूम पूरी तरह तबाह था। सारे ग्लास के प्रोडक्ट्स जमीन पर चूर चूर हुए पड़े थे। कैंडल होल्डर्स टेढ़े, टेबल लेग्स जैसे मेटल अजीब तरह से मुड़े हुए, जैसे कोई टाइफून गुजरा हो या अर्थक्वेक यहाँ आ गया हो। टेम्पर ग्लास के फ्लोर टू सीलिंग विंडोज तक स्पाइडर वेब्स जैसे क्रैक से भर चुके थे। उड़े हुए शार्ट से ज़ुमोयू के गाल को और चेंग राउजे के हाथ को काट दिया था। ज़ुमोयू के फेरामोन्स थोड़ी देर के लिए कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। जैसे ही उसे जू चेंगचेंग का कॉल आया और पता चला कि शेंदाई के साथ कुछ हुआ है, उसका दिमाग एक ही चीज से भरा हुआ था। क्या शेंदाई डर रहा होगा? क्या वो पैनिक में होगा? क्या क्यू लगातार रो रहा होगा? या वो फिर से प्रेशर में टूट रहा होगा? वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि इस वक्त उसका ओमेगा और उसका बच्चा किस हाल में होंगे। उसकी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट लोग अचानक उसके कंट्रोल से निकल गए। यह एहसास उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल निकाल लिया हो। टीनेजर ईयर्स में जब बाकी बच्चे खेल रहे होते थे, वो सीख रहा था कि कैसे अपने एस क्लास अल्फा फेरामोन्स को कंट्रोल किया जाता है, जैसे एक छोटा बच्चा मिसाइल लॉन्च बटन पकड़ा हो। एडल्ट होने के बाद वो कभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ। एग्रेसिव फेरामोन्स सिर्फ जब वो चाहता तभी रिलीज करता। पर फिर शेंदाई आ गया, एक ऐसा आदमी जो उसके इमोशंस को हिला देता था, मैनिपुलेट कर सकता था और उसे रैशनल रूल ब्रेकिंग कमांड तक ले जा सकता था। और उस बात से जेलस था कि उसके पास अब एक वीकनेस है जो दुश्मन का टारगेट बन सकती है। पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो इंसान बस आ गया था। वो पूरी दुनिया पर गरज सकता था, पर अपने ओमेगा के सामने सिर्फ धीरे से बोल पाता था। जब ज़ुमोयू थोड़ा शांत हुआ, चेंग राउजे ने धीरे से आगे बढ़कर कहा, मिस्टर ज़ू, जख्म का ट्रीटमेंट जरूरी है। ज़ुमोयू ने पैरों के पास पड़ा क्रैक्ड स्क्रीन वाला फोन उठाया और लो वॉइस में बोला, विंडो का इशू तुम हैंडल करो। चेंग राउजे एक सेकेंड के लिए रुक गया, फिर बोला, जी ठीक है। वो जल्दी से प्रॉपर्टी मैनेजर को कॉल करने लगा और साथ ही ज़ुमोयू के चेहरे का खून साफ करने लगा। ज़ुमोयू ने उसी अनफैमिलियर नंबर पर मैसेज भेजा कि मुझे उससे बात करनी है। कुछ मिनट्स बाद कॉल आई। उसने तुरंत पिक की और बोलते वक्त वो रेयर तरह से कॉन्शियस था। बोला, हेलो, मैं हूँ। सिर्फ एक शब्द, और शेंदाई के दिल में जैसे कुछ बंद सा फिर से लपेट गया, जैसे कोई उन्हें और क्यू को इस चाहो से थोड़ी देर के लिए अलग कर रहा हो। अदाई, ज़ुमोयू की सांस तेज थी। उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। शेंदाई ने साइड ग्लांस दिया। साइड में खड़ा वो आदमी उसकी तरफ देखकर मुंह से सिग्नल कर रहा था कि ज्यादा कुछ मत बोलना, डरो मत। ज़ुमोयू की आवाज जबरदस्ती शांत थी। बोला, तुम और क्यू अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैं डर नहीं रहा, शेंदाई ने धीरे से कहा, बस जल्दी आ जाओ। क्यू यहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा। मैं ज्यादा चीजें भी नहीं लाया। घर पर विंडफॉल पैसिफायर्स है ना, और डाइपर्स भी, वो दूसरे ब्रांड्स यूज नहीं करता। ज़ुमोयू की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। बोला, मैं ले लूंगा। उसने तुरंत समझ लिया, शेंदाई बिना वजह ऐसे स्पेसिफिक्स नहीं बोल रहा। तो फिर जल्दी आकर हमें ले जाना। शेंदाई की आवाज बहुत हल्की थी। ज़ुमोयू का दिल जोर से भींच गया। बोला, डरो मत, मेरा इंतजार करो। आधे घंटे बाद ज़ुमोयू पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। उसके सामने बैठा था यू जिंगहाई। ऑफ कोर्स यू जिंगहाई ने किडनैपिंग का एलिगेशन सीधा सीधा डिनाई कर दिया। उसने कहा था कि मैं सिर्फ अपने बेटे को इनवाइट कर रहा था, जिसका मेरे साथ लीगल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, और अपने पोते को डिनर पर लाने के लिए। पर बात इतनी सिंपल नहीं थी। इस पूरे इंसिडेंट में बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब यू जिंगहाई नहीं दे पा रहा था। ज़ुमोयू साइड में बैठा था। उसकी गहरी अंधेरी आंखें एक पल के लिए भी यू जिंगहाई से नहीं हटी। यू जिंगहाई के माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें आ चुकी थी।
ऊपर से वो शांत दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर अंदर से उसका दिमाग ऑलरेडी उलझ चुका था। रूम के अंदर फेरामोन्स का फ्लक्चुएशन बहुत अनस्टेबल था। हर अल्फा को जिसे सांस लेना मुश्किल लग रहा हो। पुलिस ने 2 बार जू मोयू को वार्न किया, अगर आप फेरामोन्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो प्लीज बाहर जाइए। वो रिजॉर्ट सिटी के काफी दूर था। उस एरिया की पुलिस ऑलरेडी डिस्पैच हो चुकी थी और होटल की सर्विलेंस फुटेज भी भेज दी गई थी। होटल पुराना था, कैमरास के पिक्सेल्स लो थे और रिकॉर्डिंग नाइट टाइम की थी। सिर्फ इतना दिख रहा था कि शेनदाई यू जिंगहाई के बॉडीगार्ड्स के साथ होटल में एंटर हुआ और बाद में 2 अननोन आदमियों के साथ वहां से निकला। पूरा प्रोसेस फोर्सफुल नहीं लग रहा था, पर प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि अंदर क्या हुआ। कॉरिडोर के सीसीटीवी में शेनदाई और शेनकिन की बीच जो बातचीत कैप्चर हुई थी, उसमें क्लियरली लग रहा था कि शेनदाई को यू जिंगहाई ने ट्रिक किया था। यू जिंगहाई ने मॉनिटर की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, ये दोनों मेरे आदमी नहीं हैं, और शेनदाई खुद उनके साथ गया। पुलिस ने पूछा, तो पहले ये बताइए कि शेनदाई इस होटल तक आया ही क्यों? यू जिंगहाई झल्लाया। उसने थोड़ा अटक के कहा, मैंने पहले ही बोला था, हमारा डिनर का प्लान था। वो पहले होटल गया हॉट स्प्रिंग के लिए। जू मोयू ने यू जिंगहाई को जान से मार देने वाली नजर से देखा और ठंडी आवाज में बोला, यू जिंगहाई, तुम्हें पता है तुम किस मुसीबत में फंस चुके हो? यू जिंगहाई ने दांत पीस के कहा, मिस्टर जू, क्या आप सच सुनना चाहते हो? ये शेनदाई का ही रिक्वेस्ट था। उसने कहा था कि वो बच्चे को कुछ टाइम के लिए ले जाना चाहता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप उसके लिए कितने सिंसियर हो। पुलिस के सामने वो ये नहीं कह सकता था कि असल में दोनों ने जू फैमिली से पैसे मांगने का प्लान बनाया था। वो खुद भी पैनिक में था। उसे वेगली लग रहा था कि शेनदाई ने उसे सेटअप किया है, पर बीच में ये 2 लोग कौन आ गए? किसने भेजे? उसके दिमाग में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज थी। पहली, शेनदाई और जू मोयू ने मिलकर उसे पनिश करने का ड्रामा किया हो, पर जू मोयू का पैनिक फेक नहीं लग रहा था। उसने पुलिस को भी इन्वॉल्व किया। अगर वो एक्टिंग करता तो खुद को क्यों नुकसान पहुंचाता? दूसरी पॉसिबिलिटी, जू चेंगचेन, क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोगों को इस बात का पता था। पर प्रॉब्लम ये थी कि जू चेंगचेन ने शेनदाई की लोकेशन लीक नहीं की और बिना प्रूफ अलाई को बिट्रे करना लॉजिकल भी नहीं लगता। जू मोयू ने जू चेंगचेन का नाम भी नहीं लिया था। एक, उसकी वाइफ और बच्चा अभी भी दूसरे के हाथ में थे, वो रिस्क नहीं ले सकता था। दूसरा, वो ऑलरेडी समझ चुका था कि शेनदाई ने ये सब क्यों किया। जू चेंगचेन को भी वो छोड़ने वाला नहीं था और यू जिंगहाई तो बिल्कुल भी नहीं। पुलिस ने जू मोयू की तरफ देखा। जू मोयू ने फोन निकाला, वी चैट ओपन की और बोला, मिस्टर यू, आपने मुझे और मेरे फादर को कई बार मैसेज किया, कॉल किया, मिलने का रिक्वेस्ट किया और पैसे उधार मांगे। अब मुझे पूरा हक है ये सस्पेक्ट करने का कि आपने मेरे ओमेगा और मेरे बच्चे को किडनैप किया ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सके। उसने फोन पुलिस को दिखाते हुए कहा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स हैं, मैं सब प्रोवाइड कर सकता हूँ। यू जिंगहाई गुस्से से भड़कते हुए बोला, बकवास है, हम पहले पार्टनर्स रहे हैं, हम रिलेटिव्स भी हैं, पैसे मांगना कोई क्राइम हो गया क्या? शेनदाई मेरा बेटा है, क्यों मेरा पोता है, मुझे उन्हें किडनैप करने की क्या जरूरत? फिर वो कहाँ है? जू मोयू की आंखों में हिंसा चमक उठी। वो आपकी कार में गए थे और अब गायब हैं। यू जिंगहाई का चेहरा बिल्कुल बिगड़ चुका था। पुलिस ने कहा, मिस्टर जू, आप सब रेलेवेंट एविडेंस प्रॉपर्ली सबमिट कीजिए। क्या कोई लीड मिली? जू मोयू ने पूछा। जिस कार में वो गए थे वो रजिस्टर्ड है, पर सर्विलेंस ट्रैक नहीं कर पा रही। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस ने अपडेट देते हुए बताया। जू मोयू ने फोन जोर से पकड़ा हुआ था। वो चाहता था कि पुलिस जल्दी से शेनदाई को ढूंढ ले, साथ ही वो अपनी तरफ से भी उसे ढूंढ रहा था, पर वो जानता था ये शायद काफी नहीं होगा। जू चेंगचेन ने अगर ये सब किया है तो उसका प्लान सॉलिड होगा। अब वो बस उसके नेक्स्ट कॉल का वेट कर रहा था। यू जिंगहाई को टेम्पररी डिटेन कर लिया गया।
जुमोयू स्टेटमेंट कंप्लीट करके बाहर निकलने ही वाला था कि उसने देखा शनकिन बाहर कॉरिडोर में खड़ा था। वो बेचैनी में इधर उधर टहल रहा था। जब उसने पुलिस के साथ यू जिंगहाई को निकलते देखा तो पागल जैसे आगे बढ़ते हुए चिल्लाया, यू जिंगहाई, तुम जानवर हो, मुझे बर्बाद कर दिया, अब मेरे बेटे को भी मार डालोगे। नॉर्मली वो हमेशा सॉफ्ट बोलता था, थोड़ा बनावटी प्यार भी होता था उसमें, पर इस वक्त उसका चेहरा पूरा पागलपन से भरा था। अगर पुलिस बीच में न आती तो लगता था वो सच में यू जिंगहाई को नोच ही लेता। यू जिंगहाई का चेहरा कभी लाल कभी सफेद हो रहा था। एक वक्त का फेमस एंटरप्रेन्योर, आज पूरी फैमिली टूट चुकी, कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी और अब किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन का इल्जाम। उसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा बेइज्जती भरा पल। यू जिंगहाई, तू बहुत बुरी मौत मरेगा, बहुत बुरी। शनकिन अभी भी गालियां दे रहा था।